एक्सपर्ट, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, एक्सपर्ट किसे कहते हैं? देखिए, जो जिस काम का एक्सपर्ट होता है उसमें एक्सपर्ट विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे आप डीएनए एक्सपर्ट हैं, आपके पास डिग्री है डीएनए एक्सपर्ट की, तो आप क्या है, एक्सपर्ट हैं। आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, आप बैलिस्टिक मिसाइल की डिग्री आपने ले रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप बैलिस्टिक मिसाइल या फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट माने जाएंगे। आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक। सचिन तेंदुलकर अपनी बैटिंग चलाने में एक्सपर्ट है, मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, ये क्या है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ के लिए जरूरी नहीं कि कोई डिग्री ही उसके पास हो। मैंने कल आपको बताया, एक मैकेनिक है, ठीक है, स्कूटर मैकेनिक है, वो बाइक में, वो स्कूटर में जब रेस देता है तो उसे पता लग जाता है कहाँ पे क्या कचरा है, तो भी अपने काम का एक्सपर्ट है। कोई घड़ी को कान पे लगाकर एक्सपर्ट देखता है कि इसमें यहाँ पे गर्दा वर्दा आ रखा है, तो क्या है, अपने आप में एक्सपर्ट होता है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं विशेषज्ञ किसे कहते हैं। सेक्शन 39। सेक्शन 39 विशेषज्ञों की राय जबकि न्यायालय की विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य अक्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य अक्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। क्या कहना है? जब न्यायालय किसी विदेशी विधि की, न्यायालय को अपने देश की तो विधि का पता है, भाई इंडिया में बीएनएस है, बीएनएसएस है, या बीएसए है, या सीपीसी है, अपनी लॉ का तो ज्ञान हमारे न्यायालय को है ना। ब्रिटेन में क्या लॉ चल रहा है, अमेरिका में क्या लॉ है, पाकिस्तान में क्या कानून की बातें हैं, हमें तो मालूम नहीं है ना। तो हम किससे बात जांचेंगे? जो ब्रिटेन के कानून का एक्सपर्ट होगा। आप देखते हो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ, अमेरिका ने या इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर रखा है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है, तो हमें जब अपनी जांच करनी होती है, आप न्यूज में देखते हो ये विशेषज्ञ बैठे हैं, ठीक है, ये फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट बैठे हैं जो बताएंगे इस जंग से भारत को क्या नुकसान होगा या भारत को क्या फायदा होगा। वो लोग हैं तो भारतीय, लेकिन उन मैटर्स में एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेन डिपार्टमेंट देखते हैं आमतौर पर, वो विदेशी विधियों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे जब न्यायालय को किसी बाहर के देश के कानून के बारे में राय लेनी हो तो किन्हें बुलाएगा? वो एक्सपर्ट्स को बुलाएगा। ऐसे ही देखिए, विदेशी विधि की या विज्ञान की, ये जो मैंने पेट में चाकू मारा, ठीक, पेट में चाकू मार के मैंने गुलाब शाह के मर्डर किया, ये चाकू से मर्डर हुआ या पिस्टल से हुआ या तलवार से हुआ, कौन बताएगा? जो एक्सपर्ट होगा, डॉक्टर बताएगा, जिन्हें विज्ञान का पता है। मैंने पारुल को जहर दिया, जहर दे के मैंने इनको मर्डर किया, तो जहर कैसा था, कोबरा का था, कहाँ का था, ठीक है, तो कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा कि इस तरह का जहर देने से बॉडी पीली पड़ गई या नीली पड़ गई, तो इस तरह का जहर इनको दिया गया, ठीक। या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख, फिंगरप्रिंट के या उंगली चिन्ह, हैंड राइटिंग किसकी है किसकी नहीं है, कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा। कि अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या उंगली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय, देखिए क्या कह रहा है, विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। देखिए, किसी भी केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? पार्टीज, वादी या प्रतिवादी, या प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, दो पार्टी होती है। हम इस विशेषज्ञ को क्यों पढ़ रहे हैं? ना ये एविडेंस, ना ये विटनेस है, ना ये पार्टी है, लेकिन फिर भी इसकी राय सुसंगत है, उसका ओपिनियन सुसंगत है, ठीक, जो बताएगा हाँ ये बैनामा जो लिखा गया है, ये पारुल ने अपनी संपत्ति मेरे नाम करी है, ये वसीयत में, ठीक। पिता ने अडॉप्टेड चाइल्ड को लिखकर कहा, पेपर लिख के मरा, हाँ ये मेरे बेटे का ही अडॉप्टेड बच्चा है, इसे संपत्ति में हिस्सा देना, तो उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, कौन बताएगा? राय बताने वाला बताएगा। उसकी राय जो होगी, हाँ ये एक्सपर्ट की राय है, इसने इसकी पिता की हैंडराइटिंग में लिख के गए। एक व्यक्ति अपना सुसाइड नोट लिख के मरा और वो उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा। तो उसकी राय यहाँ पर सुसंगत हो जाती है। थर्ड पार्टी है, मतलब नहीं है, पक्षकार नहीं है, लेकिन फिर भी सुसंगत है, ठीक है नीरज जी। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क, प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई? जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। एक्सपर्ट ही तो बताया, कोबरा का जहर दिया गया, बॉडी पीली पड़ जाती है, नॉर्मल जहर दिया गया, बॉडी लाल पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, इस तरह का जहर इस व्यक्ति को दिया गया होगा, विशेषज्ञ बताएगा जी। सेकंड, जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारेषित या भंडारित किसी
सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। देखिए, ये मेरा कमरा जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक कैमरा लग रखा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कौन बताएगा? एक्सपर्ट होंगे, इनके वो बताएंगे कि नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, इसमें कोई चीज ऐड नहीं की गई, ना कोई चीज डिलीट की गई है। कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा। ये सब कौन होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ एक होगा। विशेषज्ञ ये होता है, एक्सपर्ट ही होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक होता है। सेक्शन 40 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। क्या कहना चाह रहे हैं? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं। ये कुछ से बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होते, फिर भी रेलिवेंट होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हो। मैंने कोरोना की दवाई बनाई, ठीक है, कोविशील्ड बनाई। मैंने कोविशील्ड बनाने के लिए मैंने 100 एक्सपेरिमेंट किए, 1000 एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद लास्ट में फार्मूला निकल कर आया, हाँ ये मेरी दवाई रेलिवेंट है। तो जो मैंने 100 या 1000 एक्सपेरिमेंट किए, वो सब के सब एक्सपेरिमेंट मेरे रेलिवेंट होंगे कि उसके बाद निचोड़ इनका एक दवाई निकल कर आई, ये सुसंगत है। थोड़ा तो उनकी राय का जो समर्थन कर रहे होंगे वो सब सुसंगत है। मेरी राय में ये दवाई बेस्ट है, और इस दवाई के क्यों? मैंने 10 एग्जाम्पल 10 व्यक्तियों पर ये ट्रीटमेंट किया है। मैंने बर्ड फ्लू की दवाई बनाई। बर्ड फ्लू की जब मैंने दवाई बनाई, उससे पहले मैंने बर्ड्स पर ही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इनको भी बर्ड फ्लू नहीं होगा, तब इंसानों को भी नहीं होगा। मैंने दवाई बनाई, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने किस पे किया? चूहों पर किया। उसके बाद जब चूहे सुसंगत हैं, उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इंसान पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी राय सुसंगत है। थोड़ा नीरज दोबारा पढ़ी देखिए। ये वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हैं। एग्जाम्पल देखिए। दृष्टांत क प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था। एक कोबरा का जहर दिया गया था ए को। यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे। इस प्रकार का विष और व्यक्तियों को भी दिया गया था जिनकी बॉडी पीली या नीली पड़ गई, ठीक, ये तथ्य देखिए। जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। जिनका विशेषज्ञ एक्सपर्ट बताता है हाँ इस तरह के जहर इस व्यक्ति को भी दिया गया, क्योंकि जब इस तरह का जहर किसी को दिया जाता है तो बॉडी पीली या नीली ही पड़ती है। थोड़ा ये क्या है? राय बता रहा है ना अपनी। अब उस राय में उसने चेक नहीं किया, उसने कोई इसकी बॉडी में कोई सुई हुई नहीं लगाई, उसने देखा इसको तो जहर दिया गया, इसकी जीभ काली पड़ गई जहर देते ही। कौन बताएगा वाकई में जहर दिया? क्यों? इस तरह का जब जहर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, उसकी जीभ काली ही पड़ती है। 41 पे आइए। 41 हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है? जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है। जी, ललित ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, फैजल साहब ने मुझे धमकी भरा लेटर लिखकर भेजा, मुझे मारने की धमकी दी, क्या कहते दिसंबर को जान से मार दूंगा 2023 में। किसने? ललित ने कहा कि मेरे पास फैजल साहब ने एक लेटर लिख के भेजा है जिसमें मुझे मारने की धमकी दी गई है। मैं कहता हूँ मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। ललित कहता नहीं हैंड राइटिंग है। तो वो लेटर में मेरी हैंड राइटिंग है या नहीं है कौन बताएगा? जो मेरी राइटिंग को पहचानते होंगे, सुमेरा पहचानती होंगी, ये आप लोग जानते होंगे हिंदी में फैजल साहब की राइटिंग बाटा की है, समझ में नहीं आता क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते। हिंदी की राइटिंग कौन बताएंगे? आप लोगों से राय ली जाएगी जो मेरी हैंड राइटिंग पहचानते होंगे। आप लोग एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आप जानते हैं फैजल सर ऐसे लिखते हैं, या मेरी बहन बताएगी हाँ फैजल की राइटिंग है। एक व्यक्ति सुसाइड नोट लिख के मरा, मैं सुसाइड नोट लिख के मरा, मैं इस वजह से मर रहा हूँ आशिर, मेरी बीवी मुझे बहुत बेसिक का सेक्शन 41 हमें बता रहा है कि उस व्यक्ति की राय जो हैंड राइटिंग को पहचानता हो, हस्तलेख को पहचानता हो, यानी कि थर्ड पर्सन की राय सुसंगत होती है। थर्ड पर्सन में उस व्यक्ति का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, वो घर का कोई भी सदस्य हो सकता है जो आपकी हैंड राइटिंग पहचानता हो, तो उसकी राय के लिए आपको बुलाया जाएगा, ओपिनियन जानने के लिए बुलाया जाएगा, तो आपकी राय सुसंगत है। सेक्शन 42 पर आइए। सेक्शन 42
साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है? जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो, यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते नहीं, होते। क्या कहना चाह रहे हैं? जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है। जैसे साधारण रूढ़ि क्या चीज होती है? मैंने आपको बताया था, रूढ़ि ये 3 तलाक एक रूढ़ि थी, ठीक, जो चली आ रही थी। अब न्यायालय को इसके बारे में राय बनानी है कि 3 तलाक का उल्लेख कुरान शरीफ में है या नहीं है। 3 तलाक का उल्लेख तो कुरान शरीफ में है, लेकिन तलाकुल सुन्नत का उल्लेख था, तलाकुल बिदत का उल्लेख नहीं था। तलाकुल बिदत क्या थी? पुरुष अपनी वाइफ को कहता कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, तलाक तलाक बोलता 3 बार तो तलाक हो जाती लड़की सड़क पे। इसका उल्लेख कुरान शरीफ में नहीं है, इसे तलाकुल बिदत कहते हैं। अब न्यायालय को राय बनानी है इस तलाक को रेलिवेंट तलाक माना जाए ना माना जाए, लड़की को सड़क पे छोड़ा जाए ना छोड़ा जाए। तो न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया कुरान के अकॉर्डिंग ही, कि आपके ही धर्म में ये बात असंवैधानिक है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग भी असंवैधानिक है और आपकी कुरान के अकॉर्डिंग भी शरीयत भी इस बात को नहीं मानती, तो हमें इस बात को लीगल घोषित करते हैं। ठीक, तो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस चीज को असंवैधानिक घोषित किया गया शरीयत के अकॉर्डिंग ही। लेकिन तलाकुल सुन्नत को आज भी वैलिड बनाया गया है। आपको मुस्लिम को अगर किसी महिला को तलाक देनी है तो उसे न्यायालय में जाने की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है। 3 बार तो बोलेगा तलाक, 1 बार बोलेगा तलाक, 1 महीना इंतजार करेगा, फिर दूसरे महीने बोलेगा तलाक, फिर इंतजार करेगा, फिर तीसरे महीने बोलेगा तलाक, इंतजार करेगा। 3 महीने बाद तलाक इरिवोकेबल हो जाएगा, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता। ये तलाक आज भी वैलिड है। या फिर समझौते से माध्यम तलाक, दोनों पक्षकार समझौता करते हैं, खुला जिसे कहा जाता है उसे तलाक, या मुबारक जिसे कहा जाता है, लड़की रिक्वेस्ट करते हुए मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो, 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करती है। उस तलाक को वैलिड बनाया गया है मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, चलिए, इसे तलाकुल सुन्नत कहते हैं। किसने बताया? शरीयत ने बताया। उस जो जानता होगा कुरान शरीफ के एक्सपर्ट को उसे बुलाया जाएगा और वो अपनी राय बताएगा, भाई रूढ़िया में प्रथा चली आ रही है या नहीं चली आ रही है। किसी, अब बता रहे हैं किसी अधिकार के अस्तित्व के बारे में, ये अधिकार इस व्यक्ति को दिया जाए ना दिया जाए। हम सब ने कोई नियम बनाया कि हम अपना सारा अधिकार आज से आशु को देते हैं, तो आशु को दिया गया अधिकार नहीं दिया गया, कौन बताएंगे? आप सब बताएंगे। हमने अपने राइट सारे आशु को दे रखे हैं। ये जो डिसीजन लेंगे हम सब इनकी बात से सहमत होंगे। चलिए एक बार दोबारा पढ़िए सेक्शन 42। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो, यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते। संभाव्यतः उस रूढ़ि को या अधिकार को जानते होते। स्पष्टीकरण: साधारण रूढ़ि या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य है। व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य बात है, तभी वो अधिकार और रूढ़ि बनेंगी। चलिए, दृष्टांत: किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारक के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। साधारण अधिकार है। किसी विशिष्ट पर्टिकुलर कोई गांव है, वहां एक तालाब है या कुआं है, उस कुएं का पानी गांव के सब व्यक्ति पीते आए हैं। कौन बता रहा है? गांव का कोई बुजुर्ग बता रहा है कि ये सब पानी सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का कुआं नहीं है, किसी एक व्यक्ति का तालाब नहीं है, भले उसकी जमीन में बना हुआ है। रेंजर जी 43 पे आइए। 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है? इंग्लिश में क्या लिखा है देखो ध्यान से। प्रथाओं, यूसेजेस। यूसेजेस क्या होते हैं? जो चलायमान होते हैं, उसे कहते हैं प्रथा। रूढ़ी, रूढ़ी क्या चीज बता दी पीछे इन्होंने? जो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं वो रूढ़ी के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। प्रथा कस्टम को कहा गया एक तरह से। हमारी प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ 3 कोई महिला 4 फेरे लगाएगी, पुरुष के अग्नि के विवाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, कस्टम हमारे यहाँ ऐसा है कि मालाओं के आदान प्रदान करने से विवाह कंप्लीट हो जाएगा, 7 फेरे लगाने आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, हम दोनों सिख समुदाय के हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब के नीचे माथा टेकेंगे और गुरु ग्रंथ साहब के सामने 3 चक्कर लगाएंगे, हमारा विवाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारी विवाह की पद्धति क्या कहते हैं सरदारों में? लवन पद्धति हमने अपनाई है, क्योंकि हम दोनों सिख समुदाय के हैं। तो याद आ गया कौन सी पद्धति से विवाह होता है? लवन पद्धति से सिख समुदाय में विवाह होता है। हिंदू समुदाय का विवाह कैसे कंप्लीट होता है? शपथ पद्धति से, 7 फेरे कंप्लीट होते हैं, विवाह कंप्लीट होता है। मुस्लिम समुदाय कैसा होता है? कैसे होता है? निकाह होता है। निकाह क्या कहते हैं? कैसे कंप्लीट होता है निकाह?
कबूल और स्वीकृति से, ठीक है, प्रस्ताव और स्वीकृति से, कबूल नहीं, कबूल को तो स्वीकृति कहते हैं, प्रस्ताव और स्वीकृति से कबूल हो जाता है, वो निकाह कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये सब क्या है, प्रथाएं चली आ रही हैं जी। जो किसी काफी बड़े वर्ग द्वारा चलायमान है और टूटी नहीं है ये कड़ी, तभी वो प्रथा वैलिड है। कड़ी टूट गई है तो ये वैलिड नहीं होगी। ऐसे ही इस सोनानीपुरम के अंदर हमने सबने डिसाइड कर रखा है कोई भी अपना मकान जब किराए पे देगा तो 5,000 रुपए से नीचे किसी को किराए पे नहीं देगा। सब क्या बना दी हमने, प्रथा चला है। चलिए उस प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, उस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 43 दोबारा से, प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को फर्स्ट मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों को के बारे में राय बनानी है। तो देखो लास्ट लाइन, ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत है। ये प्रथाएं हैं हमारे यहाँ, कौन बताएगा, जो इस बारे में ज्ञान रखता होगा, नॉलेज रखता होगा, उसकी राय मांगी जाएगी। क्या वो एक्सपर्ट है, लेकिन हम उसकी फिर भी राय मांग रहे हैं। एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ प्रथाएं चली जाए, गाँव का कौन बताएगा, बुजुर्ग व्यक्ति बताएगा, या पंडित जी बताएंगे, या मौलवी साहब बताएंगे, भाई इस तरह की शरीयत में चीजें लानी है। लेकिन किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके बारे में जो चैरिटेबल ट्रस्ट का ज्ञान रखता होगा उसके बारे में राय। वक्फ बोर्ड का हंगामा चल रहा है, वक्फ बोर्ड के बारे में जो राय रखता होगा उनकी राय सुसंगत है। किसी ट्रस्ट के बारे में राय बनानी हो तो उस ट्रस्ट का ज्ञान जिसे होगा उसके बारे में राय सुसंगत है। थर्ड, विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो तब तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। सुनना है, ज्ञान के विशेष साधन जो रखते होंगे उनकी राय सुसंगत है। विशिष्ट, क्या लिखा देखिए, विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों। विशिष्ट जिला, हरिद्वार जिला, देहरादून जिला, ठीक है। इसी जिले के अंदर थोड़ा एक क्षेत्र गांव वाला क्षेत्र आ गया, थोड़ा क्षेत्र शहर वाला आ गया। आप लक्ष्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ खड़ी बोली इस्तेमाल होती है, इंगे उंगे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप थोड़े शहर के सर आएंगे, यहाँ इंगे इधर उधर शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वहाँ उन शब्दों के बारे में राय सुसंगत है। चलिए देखिए ना, आपने आप क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की बोली थोड़ी अलग मिलेगी आपको, लक्सर क्षेत्र की बोली। आप इस क्षेत्र में आएंगे तो अलग मिलेगी। आप मुरादाबाद की साइड जाएंगे तो वहाँ की बोली अलग मिलेगी आपको, है ना। मुरादाबाद में आई आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वहाँ इस तरह या करके इस्तेमाल होता है, शब्दों का इस्तेमाल होता है। अच्छा चाहिए बिल्कुल, आप जाके देखना मुरादाबाद में किससे बात करके, हम दालियाँ खा रही हैं थे, आप आ रही हैं, वो अच्छे जा रही हैं हम भी, चलिए जी। हाँ ये सब यहाँ करके बोलते हैं वहाँ के लोग, ये बोलिए देखिए वहाँ पे इनकी। हाँ भाई साहब, चलिए 44 ये सब काटना पड़ता है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है समय तो काटने में भी। हाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी इसमें डालनी पड़ेगी, ये हटाऊंगा सारी। चलिए 44 पाइए। 44, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य है। एक पुत्र अपने पिता का दत्तक पुत्र है या नहीं है, इसके बारे में राय बनानी है। तो घर का कोई सदस्य बताएगा हाँ ये इस पिता ने इस बच्चे को गोद ले रखा है हमारे सामने, तो उसकी राय सुसंगत है। जब कोई व्यक्ति मना करता है मेरा बच्चा नहीं है, तो कौन बताएगा, देखिए जब भी साथ जाता तो अपने बच्चे को साथ लेके जाते थे। नरेंद्र तिवारी ये शेखर कपूर को बर्थडे मना रखा है तो गोद में शेखर कपूर को ले रखा है। देखिए इनकी माँ शकुंतला बराबर में खड़ी है, तो इनका ही धर्मज बच्चा है ये। बोले विवाह अधर्मज है, ठीक है, विवाह नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा इनका ही है, शेखर कपूर नरेंद्र तिवारी का ही। कौन बताएगा, जो नातेदारी के बारे में राय बताएंगे। आगे तो पढ़ी, परंतु विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बस बाइगेमी में ऐसी विवाह राय साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है, विवाह में ऐसी राय साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि इसका पहला विवाह रखते हैं। वहाँ प्रमाण मांगे जाएंगे आपसे न्यायालय क्या कि वाकई में विवाह हुआ है नहीं हुआ है, मंदिर का सर्टिफिकेट, आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट या निकाहनामा, वो प्रमाण मांगे जाएंगे, तभी वो बाइगेमी आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रूव नहीं कर पाएंगे इसने दूसरा विवाह किया है। चलिए दृष्टांत क, प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे। यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्राय स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। ए और बी दोनों विवाहित हैं या नहीं है, तो जब भी वो पार्टी में जाते दोनों साथ साथ जाते, दोनों साथ साथ घूमते, ठीक। कौन बताएगा, उनके दोस्त बताएंगे, हम भी जब इन्हें पार्टी में बुलाते दोनों साथ साथ आया करते, तो हमें लगता है दोनों पति पत्नी है। चलिए उनकी राय सुसंगत है। ख,
प्रश्न यह है कि क्या क ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था सुसंगत है। ठीक है, का के सदस्यों द्वारा, कुटुंब के सदस्यों द्वारा उस बच्चे से ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे वो उसी पिता का धर्मज पुत्र हो। उसकी राय सुसंगत है सदस्यों के घर के। 45 राय के आधार कब सुसंगत है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है। मैंने आपसे बताया, मैंने कोई दवाई का एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट्स को मैंने लिखा एक किताब में, जो मैं फेल हुआ, देखो मैंने ये दवाई मिलाई इसमें मैं फेल हुआ, ये दवाई मिलाई फेल हुआ, तो मैंने जो मेरी किताब है, जो मेरे नोट्स हैं, वो सब सुसंगत है, कि वो आधार है इस बात का कि मैंने देखी ये दवाई लास्ट में कोविशील्ड बनाई, मैंने बर्ड फ्लू की दवाई बनाई, इन सारे एक्सपेरिमेंट सर्च कर कर, तो जो सारे एक्सपेरिमेंट है, 1000 एक्सपेरिमेंट मैंने करे, तब मेरी दवाई फाइनल बनकर तैयार हुई, तो मेरे आधार सुसंगत है। दोबारा पढ़िए। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। दृष्टांत, कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने की प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोग का विवरण दे सकता है। कितने प्रयोग मैंने किए, 100 प्रयोग मैंने किए इस लास्ट में दवाई बनाने में, वो प्रयोग मेरे सारे सुसंगत है। ठीक है नीरज जी। चलिए, और एविडेंस हम कल कर लेंगे।